कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 के भाग 1 में जो चिट्ठी का प्रारूप वर्टिकल फॉर्म ऊर्ध्वाकार फॉर्म में दिया गया है वो आपके सामने एक एक मद को समझाया जाएगा। जरा ध्यान दें। सबसे पहले पार्ट 1, क्योंकि शेड्यूल जो अनुसूची है तीसरी उसका भाग 1 के अंतर्गत चिट्ठी का फॉर्मेट जो दिया गया है वो इस तरीके से है। फॉर्म ऑफ द बैलेंस शीट, नेम ऑफ कंपनी, बैलेंस शीट एसेट। ये बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो यहां से आपको शुरू करनी है, कंपनी का नाम लिखना है, बैलेंस शीट और जिस तारीख को आप बैलेंस शीट बना रहे हैं उस तारीख को आपको तारीख नोट करनी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कक्षा 11 में जो आपने एकाकी व्यापार का चिट्ठा बनाया है वो आपने देखा होगा, वो 2 पक्षों में बनाया जाता था। इधर दायित्व पक्ष लिखा जाता था और इधर संपत्ति पक्ष लिखा जाता था। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 में कंपनी के लिए चिट्ठा इस फॉर्म में बनाया जाएगा जिसे हिंदी में ऊर्ध्वाकार फॉर्म और साथ ही साथ इंग्लिश में वर्टिकल फॉर्म कहा जाता है। इस फॉर्म में सबसे ऊपर लायबिलिटीज लिखी जाएंगी, फिर उनका योग लगाया जाएगा और फिर असेट्स लिखकर फिर उनका योग लगाया जाएगा। और मदें भी एकाकी व्यापार और साझेदारी फॉर्म से अलग होंगी, तो आप एक एक मद पर विशेष तौर पर ध्यान दें। यहां अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपको जो हेडिंग नजर आ रही होगी वो नजर आ रही होगी समता एवं देयताएं, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ये वो हेडिंग है जो लायबिलिटीज के रूप में लगाई जाएगी। उसके बाद में आपको ये जो नजर आ रहा है अंशधारक की निधि, आवंटन लंबित रहने के दौरान अंश आवेदन धन, गैर चालू दायित्व। चालू दायित्व ये है चिट्ठे के समता एवं दायित्व पक्ष के शीर्षक, और उसके अंदर जो आपको मदें नजर आ रही हैं वो है उप शीर्षक, यानी कि हेडिंग और सब हेडिंग। सब हेडिंग को तैयार किया जाएगा। सब हेडिंग के अंदर अंतर्गत जो मदें बनाई जाएंगी वो टिप्पणियों में, नोट टू अकाउंट्स में तैयार किए जाएंगे और उन तैयार टिप्पणियों की जो राशि आएगी, जो परिणाम आएंगे, उन्हें लिखकर यहां लिख दिया जाएगा। क्योंकि अगर उन मदों को इसमें शामिल किया जाए तो चिट्ठे का जो फॉर्म है वो ऑलरेडी पहले से ही काफी बड़ा है। हेडिंग सब हेडिंग को शामिल करने के बाद, शीर्षक उपशीर्षक को शामिल करने के बाद ही बैलेंस शीट काफी बड़ी है। और यदि नोट टू अकाउंट्स की मदों को भी इसमें ले लिया जाएगा तो बैलेंस शीट का फॉर्म काफी बड़ा होगा। इसलिए सब हेडिंग्स की मदों को नोट टू अकाउंट्स यानी बैलेंस शीट के नीचे आपको तैयार करना है और फिर उन रिजल्ट्स को उठाकर यहां पर आपको सब हेडिंग के सामने लिखना है। आपको ये जो नजर आ रहा है ये हेडिंग्स हैं और इनके नीचे जो आपको नजर आ रही हैं कै ख ग पॉइंट, वो हैं आपकी सब हेडिंग्स। तो आइए एक एक मद को देखते हैं। सर्वप्रथम समता एवं दायित्व के रूप में लिखने के बाद इसमें पहली जो हेडिंग है वो है शेयर होल्डर्स फंड, अंशधारक की निधि, जिसमें 3 सब हेडिंग्स हैं, अंश पूंजी, आरक्षित और अधिशेष और अंश वारंटों के प्रति प्राप्त धन यानी कि शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और साथ ही साथ मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये तीनों ही मदें किसमें शामिल की जाती हैं? शेयर होल्डर्स फंड शीर्षक के अंतर्गत ये उपशीर्षक शामिल किए जाते हैं। अगली जो हेडिंग है वो है आवंटन लंबित रहने के दौरान अंश आवेदन धन, यानी ऐसा धन जो आवेदन के रूप में आपको प्राप्त हो चुका है लेकिन आपने अभी तक, कंपनी ने अभी तक उन अंशों का बंटन नहीं किया है, उसे इक्विटी एंड लायबिलिटीज पक्ष में अलग से हेडिंग के रूप में दिखाया जाएगा। अगली जो हेडिंग है वो है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में जो सब हेडिंग्स हैं वो है लॉन्ग टर्म बोरोविंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। इनमें क्या क्या शामिल किया जाता है उसकी बात हम आगे करेंगे, अभी केवल हम बैलेंस शीट का फॉर्म समझ रहे हैं। अगली जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज की चौथी हेडिंग है वो है चालू दायित्व, करंट लायबिलिटीज, और उसमें जो सब हेडिंग्स हैं वो 4 हैं, अल्पकालिक ऋण, व्यापारिक देय, अन्य चालू दायित्व और अल्पकालिक उपबंध, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाएगा शॉर्ट टर्म बोरोविंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। यहां के बाद आपकी लायबिलिटी साइड पूरी हो चुकी है। तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो
समता एवं दायित्व पक्ष की ओर 4 मेन हेडिंग्स आपको लगानी है। फर्स्ट, शेयर होल्डर फंड। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड, नॉन करंट लायबिलिटी। और फोर्थ, करंट लायबिलिटी। और उनके अंतर्गत सब हेडिंग्स आपको जो जो मदें प्रश्न में दी जाएं उसके अनुसार नोट टू अकाउंट्स में तैयार करनी होगी। अगली जो पार्ट आता है चिट्ठे का वो आता है परिसंपत्तियां, असेट्स। और असेट्स में मुख्य तौर पर 2 ही पार्ट डिवाइड किए गए हैं, गैर चालू संपत्तियां यानी कि नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स असेट्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट असेट्स, इन सभी मदों को शामिल किया गया है। करंट असेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक जिसे आप कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस और अदर करंट असेट्स को शामिल किया गया है। और उसके बाद चिट्ठे का योग लगाया गया है। चिट्ठे में आपको पता है कि जो योग दायित्व पक्ष का होगा वो ही योग संपत्ति पक्ष का आना चाहिए। तो ये वर्टिकल फॉर्म में जो बैलेंस शीट है ये तो मदें लिखी गई हैं। इधर आपको अमाउंट के कॉलम में 2 कॉलम नजर आ रहे होंगे। अगर आपको 2 ईयर के आंकड़े दिए जाएं तो लास्ट ईयर के आंकड़ों को इधर लिखना है और करंट ईयर की वैल्यूज को यहां लिखना है। और अगर सिंगल ईयर के दिए जाएं तो फिर आप एक ही अमाउंट का कॉलम बना सकते हैं। इन मदों को एक एक को हमें डीपली समझना होगा। उनके बारे में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन आज पहले जो कंपनी अधिनियम में चिट्ठा बनाने से संबंधित, लाभ हानि विवरण बनाने से संबंधित जो डिस्क्लोजर यानी प्रकटन की विशेषताएं बताई गई हैं, पहले उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले समता एवं दायित्व की मदों का स्पष्टीकरण, जिसमें पहली शेयर होल्डर फंड आपने देखा और उसके अंदर भी सब हेडिंग आपने पहली देखी, शेयर कैपिटल अंश पूंजी। इस शीर्षक के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के लिए यानी जितने भी अंश हैं, जिस वर्ग के अंश हैं, उनकी अधिकृत पूंजी ऑथराइज्ड कैपिटल, निर्गमित पूंजी, उस ऑथराइज्ड कैपिटल में से कितनी कैपिटल कंपनी ने निर्गमित कर दी है वो, अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त और अभिदत्त एवं पूर्ण प्रदत्त नहीं। यहां बात हो रही है कंपनी को कितनी पूंजी निर्गमित करने का अधिकार है, वो तो कहलाती है अधिकृत पूंजी। उसमें से कितनी कंपनी ने निर्गमित कर दी वो कहलाती है इशूड कैपिटल। जनता ने उसमें से कितनी क्रय कर ली वो कहलाती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और अगर पूर्ण राशि मांग कर पूरी राशि प्राप्त हो गई तो वो कहलाएगी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। लेकिन यदि पूरी राशि प्राप्त नहीं हुई तो सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड अप कहलाएगी। साथ ही साथ यदि बकाया मांग हो तो उसे पूंजी में से घटाकर दिखाया जाएगा। कौन सी पूंजी में से? अभिदत्त पूंजी में से घटाकर दिखाया जाएगा। और यदि किन्हीं अंशों का आपने हरण कर लिया है लेकिन अभी तक उन्हें पुनः निर्गमित नहीं किया है तो आपकी पुस्तकों में खाता होगा अंश हरण खाता, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, जिसे अंश पूंजी में जोड़कर ही दिखाया जाएगा। तो अंश पूंजी को समझने के लिए आपकी पाठ्य पुस्तक का लेते हैं उदाहरण संख्या 1। दिनकर लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 50 लाख रुपए है। दिनकर लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है जिसकी अधिकृत पूंजी 50 लाख रुपए है। अधिकृत पूंजी वह पूंजी होती है जो कंपनी अपने पूर्ण जीवन काल में अधिकतम निर्गमित कर सकती है, जो कि 100 रुपए प्रति समता अंश में विभाजित है, यानी एक अंश 100 रुपए का है। कंपनी ने 40,000 अंशों के लिए आवेदन आमंत्रित किए। तो यहां पर अगर ऑथोराइज्ड कैपिटल की बात की जाए तो वो है 50,000 अंश। 50,000 में से कंपनी ने निर्गमित कितने किए हैं? 40,000 अंश। जबकि 36,000 अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, लेकिन जनता ने क्रय कितने किए हैं? 36,000 अंश। तो ये है अभिदत्त पूंजी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो ऑथोराइज्ड 50,000, सब्सक्राइब्ड आपके है 36,000 और इशूड जो कैपिटल है वो है 40,000 अंश। समस्त मांगे मांग ली गई, यानी 100 रुपए के 100 रुपए मांग लिए गए हैं
और प्राप्त भी हो गई, सिवाय 500 अंशों के जिन पर 20 रुपए की अंतिम मांग प्राप्त नहीं हुई। 500 अंश ऐसे हैं जिन्होंने 20 रुपए की अंतिम मांग नहीं दी, यानी कि कॉल इन एरियर है। और इसमें से कंपनी ने 200 अंश, 500 में से 200 अंश जिन पर अंतिम मांग प्राप्त नहीं हुई, कंपनी ने हरण कर लिया, यानी 300 अंश का हरण नहीं किया है और 200 अंशों का हरण कर लिया। तो 300 अंशों पर बकाया मांग होगी और 200 अंशों पर बकाया मांग नहीं बल्कि शेयर फॉरफिटेड का शेष होगा। शेयर फॉरफिटेड के शेष को अंश पूंजी में जोड़कर दिखाया जाता है, जबकि बकाया मांग को घटाकर दिखाया जाता है अंश पूंजी में। इस बात का ध्यान रखें। कंपनी के तुलन पत्र में अंश पूंजी कैसे दर्शाई जाएगी, इसके लिए खातों की टिप्पणियां भी तैयार करें। तो सबसे पहले कंपनी कौन सी, दिनकर लिमिटेड, तो बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से होगी, बुक्स ऑफ दिनकर लिमिटेड, बैलेंस शीट एज एट, जो भी डेट होगी वो डेट डालेंगे। आपको बताया गया लायबिलिटी साइड, जिसका सबसे मेन हेडिंग है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके नीचे फर्स्ट हेडिंग है शेयर होल्डर फंड और उसके नीचे जो सब हेडिंग है वो है शेयर कैपिटल। और इस शेयर कैपिटल को शो ऑफ करने के लिए आप अपनी पुस्तकों में तैयार करेंगे नोट टू अकाउंट्स, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि सब हेडिंग्स के अमाउंट को नोट टू अकाउंट्स में आपको तैयार करना है। तो नोट टू अकाउंट्स किस तरह से तैयार किए जाते हैं, जस्ट बैलेंस शीट के नीचे तैयार किए जाएंगे और इस तरीके से आपको शो करना है। सबसे पहले शेयर कैपिटल में ऑथोराइज्ड कैपिटल कितने अंश आपको बताए गए हैं, 50,000 अंश, 50 लाख रुपए की पूंजी दी गई है, उसमें 100 का भाग दे दीजिए तो 50,000 अंश आ जाएंगे 100 रुपए वाले, तो ये हो जाएंगे 50 लाख। यहां लाइन खींच दीजिएगा क्योंकि इसे योग में शामिल नहीं करते हैं। उसके बाद इशूड कैपिटल की अगर बात की जाए तो कितने अंश हैं, 40,000 अंश हैं 100 रुपए वाले, तो ये हो जाएगा 40 लाख। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, अब यहां पर ध्यान देने की बात है, जनता ने 36,000 अंश खरीदे हैं, कंपनी ने पूरी राशि 100 रुपए मांग ली है, लेकिन 500 अंशों ने 20 रुपए के हिसाब से अपनी किश्त नहीं दी। इसका मतलब 35,500 अंशों ने अपनी 100 रुपए की राशि का पूरा भुगतान कर दिया। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल को दो भागों में बांटा जाता है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल फुली पेड अप और सब्सक्राइब्ड कैपिटल पार्टली पेड अप। तो यहां पर 35,500 जो शेयर हैं वो फुली पेड अप हैं। तो अगर बात की जाए तो 35,500 को सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल 35,500 इक्विटी शेयर 100 ईच, तो ये हो जाएगा 35,50,000। अब बात करते हैं 500 ऐसे शेयर हैं जिन पर 20 रुपए की अंतिम मांग प्राप्त नहीं हुई, उसमें से 200 अंशों का हरण कर लिया है। तो अब 300 अंश ऐसे हैं जिन पर बकाया मांग होगी, तो उन्हें कैसे दिखाया जाएगा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल 300 शेयर्स ही क्यों रह गए, क्योंकि 200 अंशों का क्या कर लिया, हरण कर लिया, तो वो अब मार्केट में नहीं है। 300 शेयर कितने मांग लिए, 30 रुपए के 100 रुपए के हिसाब से, तो ये हो गए 30,000, लेकिन इसमें से बकाया मांग को घटाया जाएगा। तो 300 अंशों पर आपको 20 रुपए के हिसाब से किश्त प्राप्त नहीं हुई, तो ये रकम हो गई 6,000 और यहां पर होगा 24,000 रुपए। साथ ही साथ आपको 200 अंशों का जब्त, जैसा कि प्रश्न में सूचना दी गई कि 200 अंशों को जब्त कर लिया। अब आपने अंश पूंजी लेखांकन में पढ़ा है कि शेयर फॉरफिटेड में उतनी राशि आती है जितनी कंपनी ने जब्त की है। तो इस अंशधारी की कंपनी ने 80 रुपए के हिसाब से रकम को जब्त किया है, क्योंकि 100 रुपए में से 20 रुपए इसने नहीं चुकाए, जिसके कारण कंपनी ने अंशों का हरण कर लिया और चुकाई गई राशि को जब्त कर लिया। तो चुकाई गई राशि कितनी होगी, 80 रुपए। तो 200 अंशों को 80 से गुणा करने पर रकम आती है 16,000, यानी कि ये कैपिटल हो गई 40,000 और कैपिटल का योग हो गया 35,90,000। इस योग को उठाकर आप बैलेंस शीट में यहां पर शेयर कैपिटल के सामने लिखेंगे 35,90,000 और
नोट टू अकाउंट्स में इस तरह से नंबरिंग डाली जाएगी। अभी आपने केवल शेयर कैपिटल का नोट तैयार किया है, इसलिए एक नंबर हमने डाला है। तो ये बैलेंस शीट में अगर नोट टू अकाउंट्स का कॉलम बनाया गया है तो यहां पर एक नंबर डाल दिया जाएगा। इसी के साथ उदाहरण संख्या 1 पूरा होता है। अब बात करते हैं चिट्ठे की अगली सब हेडिंग की, जो कि है संचय एवं आधिक्य, यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, इस उपशीर्षक के अंतर्गत निम्न मदों को शामिल किया जाएगा। कौन कौन सी मदें हैं? जैसे कि पूंजी संचय, कैपिटल रिजर्व, पूंजी शोधन संचय जो कि अधिमान अंशों के शोधन के समय खोला जाता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, प्रतिभूति प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, इस खाते से आप वाकिफ हैं, ये रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाता है, ऋणपत्र शोधन संचय जो कि डिबेंचर के शोधन के समय खोला जाता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, पुनर्मूल्यांकन संचय, रिवैल्यूएशन रिजर्व जो संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से संबंधित है, अंश विकल्प अदत्त खाता, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग को भी अनुसूची 3 में जब चिट्ठा बनाएंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे दिखाएंगे। हालांकि आईसीआई का अलग मार्गदर्शन इसके संबंध में दिया है, लेकिन इसे आप रिजर्व एंड सरप्लस में अभी शामिल करें। अदर रिजर्व्स और आधिक्य मतलब लाभ हानि विवरण खाते का शेष किस किस को देने के बाद लाभांश, बोनस अंश, संचय में हस्तांतरण के पश्चात जो शेष बचा वो सभी रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाए जाएंगे। अब इससे संबंधित कुछ विशेष बातें हैं वो भी देखें। संचय व आधिक्य के प्रकटीकरण के संबंध में कुछ मुख्य बातें। ऐसा संचय या रिजर्व जिसे विनियोग कर दिया गया है तो उसे संचय ना कहकर फंड कहा जाएगा। यानी कि यदि आपने कोई कोष बनाया है और उसे विनियोग कर दिया, जैसे आपने देखा होगा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाया जाता है और उसे विनियोग कर दिया जाता है, तो फिर उसे आप फंड कहें, उसे कोष कहा जाएगा। यदि लाभ हानि विवरण के डेबिट शेष को आधिक्य शीर्षक के अंतर्गत ऋणात्मक संख्या के रूप में दिखाया जाएगा तो रिजर्व एंड सरप्लस भी ऋणात्मक हो जाएगा यदि वो कम है। अंश विकल्प अदत्त खाता ये क्या है? जो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट आया था जिसे रिजर्व एंड सरप्लस, लेकिन इसमें दो बातें हैं तो दोनों बातें को आप समझ लीजिए। अंश विकल्प अदत्त खाता कर्मचारी क्षतिपूर्ति की ऐसी योजना है, कंपनी की तरफ से अपने कर्मचारियों को दी गई एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को यह विकल्प दिया जाता है कि वे भविष्य में निश्चित अवधि पर पूर्व निर्धारित मूल्य पर निश्चित मात्रा में अंश खरीद सकते हैं। यानी कर्मचारियों से कंपनी अनुबंध कर लेती है कि जो मूल्य तय हुआ है उस मूल्य पर भविष्य में कभी भी अंशधारी कंपनी के अंश क्रय कर सकते हैं। यह सामान्यतः बाजार मूल्य से कम दिए जाते हैं। इसे कहा जाता है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट और इसे कंपनी अधिनियम में जो व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार दिखाया जाता है रिजर्व एंड सरप्लस के नीचे। लेकिन आईसीआई के मार्गदर्शन के अनुसार इसे शेयर होल्डर फंड में अलग से उपशीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस को समझने के लिए आपकी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण संख्या 3 की बात करते हैं। सनफिल लिमिटेड के 31 मार्च 2017 के तुलन पत्र में निम्नलिखित मदों को दर्शाइए। सामान्य संचय जो कि 31 मार्च 2016 यानी पिछले वर्ष का शेष दिया गया है 5 लाख और लाभ एवं हानि की विवरण का नाम शेष यानी कि ऋणात्मक शेष है 3 लाख। तो इन्हें एडजस्ट कर किस तरीके से आप दिखाएंगे? दोनों ही मदें रिजर्व एंड सरप्लस उपशीर्षक के अंतर्गत दिखाई जाएगी और किस तरीके से दिखाई जाएगी? तो पहले बात करते हैं सनफिल लिमिटेड की बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ये होगा इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड मेन हेडिंग है जो शीर्षक है, उसके नीचे उपशीर्षक रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाएगा और किस तरीके से दिखाया जाएगा वो बात करते हैं नोट टू अकाउंट्स में। नोट टू अकाउंट्स में रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व का बैलेंस आपको दिया गया है 5 लाख रुपए और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया गया है 3 लाख जो कि ऋणात्मक है। तो ये एक आयगत संचय है तो इसमें से इसको पूरा करने के बाद इसका शेष बचेगा 2 लाख रुपए जो कि रिजर्व एंड सरप्लस में शेयर होल्डर फंड की शीर्षक के नीचे दिखा दिया जाएगा। ये बात है उदाहरण संख्या 3 की। अब बात करते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक के उदाहरण संख्या 4 की। 31 मार्च 2017 को एवलोन लिमिटेड के तुलन पत्र में निम्नलिखित मदों को दर्शाएं।
सामान्य संचय 31 मार्च 2016 से 5 लाख रुपए और लाभ एवं हानि विवरण का नाम शेष दिया गया है 8 लाख रुपए, यानी कि इस बार सामान्य संचय से ये ज्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे किस तरीके से समायोजित करेंगे? सबसे पहले बैलेंस शीट बुक्स ऑफ एवलॉन लिमिटेड, बैलेंस शीट बिल्कुल उसी तरीके से दिखाया जाएगा जैसे कि आपने उदाहरण संख्या 3 में दिखाया है, लेकिन नोट टू अकाउंट्स में क्या फर्क पड़ेगा वो देखिए। जनरल रिजर्व का बैलेंस आपको लाख रुपए में दिया गया है, कितना? 5 लाख रुपए, जबकि स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का डेबिट बैलेंस दिया गया है 8 लाख रुपए और इसे घटाने के बाद ये राशि ऋणात्मक बचती है 3 लाख, तो इसे इसी तरीके से रिजर्व एंड सरप्लस में शो किया जाएगा यहां पर 3 लाख, और जब दायित्व पक्ष का योग लगाया जाएगा तो उस योग में इसे जोड़ने की बजाय घटा दिया जाएगा। तो शेयर होल्डर फंड के नीचे सब हेडिंग शेयर कैपिटल उसे हमने देखा, उसके बाद में हमने बात की रिजर्व एंड सरप्लस, उन्हें कैसे समायोजित किया जाएगा और कौन कौन से संचयों को शामिल किया जाएगा उनकी बात की। अब बात करते हैं तीसरी मद की, जो कि है अंश वारंटों के बदले प्राप्त नकद राशि। अंश वारंट एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा जारी किया गया ऐसा वित्तीय प्रलेख है जो इसके धारक को बाद की किसी तिथि पर एक निश्चित संख्या में समता अंश प्राप्त करने का अधिकार देता है। यानी ये कंपनी द्वारा जारी एक ऐसा प्रपत्र है जिसके एवज में आप भविष्य में कभी भी समता अंश प्राप्त कर सकते हैं। अंश वारंट के बदले प्राप्त राशि को अंश पूंजी के रूप में नहीं दिखाया जाता, इसे अंश पूंजी के रूप में नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि अभी अंशों में उन्हें बदला नहीं गया है, क्योंकि अभी अंशों का आवंटन नहीं हुआ है। अतः इसे पृथक से दर्शाते हैं, शेयर होल्डर फंड में सम्मिलित किया जाता है, जैसा कि आप बैलेंस शीट में देख सकते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो बैलेंस शीट में हमने इसे शामिल मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो आज हमने अंशधारक की निधि यानी शेयर होल्डर फंड की तीनों मदों को समझा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। आगे की मदों को अगले वीडियो में समझेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।